विद्यापीठ में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे काफ़ी खुश रहते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। वहाँ पढ़ाने के बाद मैं आज खान ग्लोबल स्टडीज़ में हूँ, तो करीब 2.5 साल की जर्नी रही मेरी वहाँ। ओके, तो फिर छोड़ा क्यों, क्या रीजन रह गया आपका सर फिजिक्स वाला छोड़? अब सुकेश भाई क्वेश्चंस आपके काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। फिजिक्स वाला खान सर KGS, क्या फिर रिटर्न आएंगे फिजिक्स वाला? मैंने आज तक कभी ऐसी चीज़ें कहीं नहीं बोली, आप मेरा पोल खोलने के लग रहा है। जो बच्चे मेरे से पढ़ने आ रहे हैं वो एक गांव से कस्बे से आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहा है, तो वो इसी उम्मीद में आता है कि मेरे साथ कोई तो ऐसा इंसान जुड़ेगा जो मेरा उतना ही ख्याल रखेगा जितना मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखते हैं। राइट। और मुझे लगता है मैं इसमें बहुत सक्षम हूँ। तो कई ऐसी स्टोरीज है सुकेश जी, जैसे बच्चे लगातार इस उम्र में आप जानते ही हैं, बच्चे तरह तरह की समस्याएं लेके आते हैं। कॉल आता है और वो कहती है कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं कुछ कर लूंगी। मैं भी हक्का बक्का, रियल स्टोरी है। आज इस पॉडकास्ट को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चे से एकदम काम होके, कूल होके बात करो। कभी आप उन पे प्रेशर मत फील कराओ। देखो उनका एज होता है, वो इधर उधर भटक जाते हैं, आप कोशिश करो कि उनको जाने। जो सुकेश जी ने अभी बोला वो सही है, वो वास्तविकता भी वही है। टीचर्स को, पेरेंट्स को बच्चों से खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि ये जेनजी वाला जमाना है। जेनजी वाला जमाना। यहाँ बच्चे रील्स देखते हैं, 1 मिनट में मोटिवेट भी हो जाते हैं और 1 मिनट में डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। राइट। मेरा मार्क्स पहली बार ठीक आया, मैं पहली बार पास किया सारे सब्जेक्ट में, मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही थी। अच्छा, 9th क्लास। हाँ, जब रिजल्ट लेने गई वहाँ तो हमारे दोस्त ने बोला ऐसे ही कि मेरे वजह से देखिए पास कर गया ये सारे सब्जेक्ट। उस दिन मेरे को मेरा ईगो हर्ट हो गया कि ये कैसे बोल सकता है कोई। कि जीवन में मुझे लगता है सुकेश भाई कि कई बार आपको कुछ ऐसी चीजें अगर हर्ट भी हो जाती है तो वो आपके सक्सेस का कारण बन सकती है। टूर्नामेंट होता था और टूर्नामेंट भी होता था तो पार्ले बिस्किट पे टूर्नामेंट होता था कि टूर्नामेंट में जो जीतेगा उसको पार्ले बिस्किट उस टीम को मिलेगा, और 12 उसमें बिस्किट रहता था और खिलाड़ी 11 रहते थे, एक एक्स्ट्रा होता था। तो ऐसे ही टूर्नामेंट चल रहा था, देर हो गया, 8 बज गया, 9 बज गया, घर में पहुंचा नहीं और मेरी मम्मी पूरा एकदम तैयारी में थी कि आज तो इसको मैं कूट दूंगा। तो मैं जब घर पहुंचा, मेरी मम्मी बोली कि आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब हमसे रिश्ता नाता तुम्हारा खत्म। और 11th-12th का लाइफ मुझे लगता है कि बच्चे का सबसे क्रूशल टाइम होता है। राइट। क्योंकि वो एक एज होता है जिसके पीछे खाई होती है और जिसके आगे और भी बड़ी खाई होती है। अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं छोटी सी जर्नी में मैंने वैसे जगह पढ़ाया है जहाँ पर मेरे पैरेलल में 44 साल 50 साल के टीचर्स पढ़ाते थे। मैंने सुपर 30 में भी पढ़ाया है। आज हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, ये अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल। अफोर्डेबिलिटी वॉर चल रहा है। राइट। हर ब्रांड अपने आप को मोस्ट अफोर्डेबल, लेकिन मुझे लगता है खान ग्लोबल स्टडीज जन कल्याण, ऐसा जन कल्याण कर रहा है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के चले जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता उन्होंने पैसा दिया भी है कि नहीं दिया है। खान सर इस विजन पे बिलीव ही नहीं करते हैं कि एक एक बच्चे को चेक करके, हमारे ID कार्ड बच्चे को नहीं दिया जाता है। खान सर से जब आप मिल रहे थे तो मैं सुन रहा था विशाल सब्जेक्ट को विशाल सर पढ़ाने आ रहे। मैथ जैसे विशाल सब्जेक्ट को तहस नहस करने के लिए, इतना विशाल सब्जेक्ट है मैथ, उस विशाल सब्जेक्ट मैथ को तहस नहस करने के लिए हमारे विशाल सर आप लोग के लिए आगे हैं। नहीं सर, एक चीज मेरे मन में आ गया सर, मैं आपके साथ वीडियोस बनाया था सर, आपको मैथ्स का पावर स्टार बोलता है बस। लेकिन जब बात आ जाए पावर के, तब पावर मुझे से शुरू होला। ऐसा कैसे सर? पावर एजे से शुरू वाला एजे पे खाता। कभी गुनगुना देते हैं। पवन सिंह में बहुत मुझे अच्छा लगता है, उनका जो गाने का अंदाज, उनका जो ऑरा है मुझे अच्छा लगता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। थोड़ा सा कोटा पटना में बात, अगर आप आकर ये लिखेंगे कि अब पटना को कोटा बनाना है तो ये गलत है। आपको क्या लगता है कि कोई यहाँ आएगा, गमछा बांध लेगा, चश्मा लगा लेगा और पूछेगा का हलवा, तो क्या वो बिहारी हो जाएगा? ये लपक के चलते थे, बिल्कुल सरारे जैसे थे, लपक के चलते थे, बिल्कुल सरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। बिल्कुल सही बोला। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आपको भी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए, क्योंकि आप जो बच्चों के लिए मुहिम चला रहे हैं, आई जस्ट सैल्यूट दिस। जो भी बच्चा नीट के स्कोर को लेकर और अभी जो उनका स्कोर है उसको लेकर कलेक्टिवली सबसे पहला कमेंट मुझे दिखेगा चैनल के माध्यम से, तो उसमें हम लोग गिव अवे पे तौर पे
एक आईपैड देने जा रहे हैं। इसमें ये करेक्शन करना चाहता हूँ, जो अभी बच्चे कमेंट करेंगे मार्क, उसमें जिसका सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा चलिए ठीक है, आपके साथ ये भी मैं कर लिया। चलिए थैंक यू सर। आज हमारे साथ मैथ गुरु हैं और मैथ गुरु बच्चे को झुमाने में सर माहिर है। बच्चे सर के क्लास में झूम उठते हैं सर के वे ऑफ टीचिंग से। सर आप जिस तरह से समझाते हैं, तो सर आपका आज स्वागत है सुकेश एकेडमी के पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुकेश भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि सुकेश एकेडमी पे मुझे बुलाया, और मैं सच में दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा, टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को बच्चों के बीच रखते हैं। बिल्कुल सर, एक टीचर बनने का जो जर्नी होता है सर, टीचर से जितना बच्चे इंस्पायर होते हैं उतना किसी से नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूं अपने पॉडकास्ट में कि 1 आवर के अंदर एक टीचर कैसे बना, उनका लाइफ स्टाइल क्या था और क्या क्या वो अपने लाइफ में सीखा। और आप सोचो, एक टीचर जो 25 साल 26 साल का ज़िंदगी जिया, उसको मैं 1 आवर में दे देता हूँ। बिल्कुल, मेरा प्रायोरिटी यही रहता है सर। तो सबसे पहले सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग देख के एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमेशा हो जाते हैं। राइट सर। और सर आपके साथ आज बैठे हैं तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट सर। सबसे पहले सर, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आप हमारे सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, सहरसा से हैं। अच्छा, आप भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हो? राइट सर, मैं भी क्या बात है सहरसा सर। से। तो सर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जा रहा सर, कैजुअल में आपसे पूछता हूँ सर, क्योंकि सर मैथ्स आप पढ़ाते हैं सर। एक जेई और आईटी का जो बच्चा तैयारी करता है, तो सर वो मैथ्स जब लेता है ना, तो उसको पता है मुझे मैथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो नीट का तैयारी करता है, उनको लगता है कि मैथ से मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन सर मुझे लगता है नीट के बच्चे को भी मैथ से पीछा नहीं छूटता। बिल्कुल सर, आपका क्या ओपिनियन है सर, नीट के बच्चों को कितना मैथ्स जानना चाहिए, आप बताइए सर। बिल्कुल सही कहा सुकेश भाई आपने, और मुझे लगता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, और क्रिएटिविटी, बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ता है। राइट सर। अगर आप नीट की भी बात करें तो मुझे लगता है कि वही बच्चे नीट में 700 एबव स्कोर कर रहे हैं जिसका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। राइट। फिजिक्स सबसे चैलेंजिंग हो जाता है नीट के बच्चों के लिए, और फिजिक्स में मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशंस वाले पार्ट है तो मैथ्स ही है पूरा का पूरा। फिजिक्स में बच्चा कंसेप्ट समझ जाता है, अप्रोच समझ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में कई बार फंस जाता है, और भी कई सारी चीज़, इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल हो गया। तो मैथ्स तो एक इंटीग्रल रोल प्ले करता ही करता है नीट में भी। तो क्या लगता है सर, कितना % बच्चे को मैथ्स आना चाहिए नीट का तैयारी कर रहा है? अगर आप बात करें कि देखिए, वो टीचर पे डिपेंड करता है। अगर फिजिक्स का टीचर मैथ्स को उतने शानदार लहजे में बता देगा बच्चे को कि उसको समझ आ जाए, तो उसके लिए मैथ्स वहाँ भी आसान हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि अगर आपकी 10वीं में मैथ्स खराब है तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स नहीं आपसे समझ आएगा या नहीं बनेगा। डिपेंड करता है आपके टीचर्स कैसे हैं। राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके टीचर कैसे, आपके जिसके साथ जर्नी स्टार्ट हो रहा है, नीट जेईई का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको टीचर कैसा मिला? सर जैसे आप टीचर हैं सर, आप बच्चे को झुमा देते हैं क्लास में। मैं आपका कुछ वीडियोस देख रहा था, क्लिप, अभी मैं चला भी दूंगा, कि आप बच्चे आपसे झूम रहे हैं, पूछ रहे हैं, लगता है कि एक भाई पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कैसे कर पाते हैं सर? देखिए, मुझे मतलब यही लगता है, और मैं बहुत दिनों से बिहार में रुका हुआ हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि जो बच्चे मेरे से पढ़ने आ रहे हैं वो एक गाँव से, कस्बे से आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहा है, तो वो इसी उम्मीद में आता है कि मेरे साथ कोई तो ऐसा इंसान जुड़ेगा जो मेरा उतना ही ख्याल रखेगा जितना मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखते हैं। राइट सर। और मुझे लगता है मैं इसमें बहुत सक्षम हूँ। बच्चे मेरे से मतलब हर तरह की समस्या से अपने हर तरह की समस्या जरूर बता देते हैं। ओके सर। आज तक कोई ऐसा सवाल लेके बच्चा आया हो कि जैसे आप इतने जुड़े हुए हैं, तो पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन, आपको लगा हो ये क्या पूछ दिया? तो कुछ ऐसा देखिए, अब जैसे मैथ्स के सवाल की अगर बात करूं तो ऐसे सवाल तो होते ही हैं। हाँ। अगर मैथ्स के अलावा बात करें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो कई ऐसी स्टोरीज है सुकेश जी। जैसे बच्चे लगातार इस उम्र में, आप जानते ही हैं, बच्चे मतलब तरह तरह की समस्याएं लेके आते हैं कि मुझे सर ये समस्या है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मुझे किसी से अट्रैक्शन हो गया है, तो मैं क्या करूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, तो मैं क्या करूं। तो कई ऐसे सवाल हैं जो कई बार मतलब खुद ही आश्चर्यचकित मैं हो जाता हूं कि मैं क्या करूं। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, छोटी सी स्टोरी है। एक बार मुझे, मैं जहां पढ़ा रहा था यहाँ से पहले, तो एक बच्ची का कॉल आया अचानक से, नंबर पता नहीं कहाँ से उसे मिल गया। कॉल आता है और वो कहती है कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं कुछ कर लूँगी। मैं भी हक्का बक्का, रियल स्टोरी है। जो ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं वो रियल स्टोरीज। तो मैं सबसे पहले उसे यही बोला कि तुम जो बोलोगी
जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बस तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाके मेरे से बात करो और बताओ एक्चुअल में तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसका कहना था सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मैं बोला कि देखो पढ़ाई का बहाना मत करो, तुम एक्चुअल में बताओ क्या है तुम्हारे साथ समस्या। जब उसने बताया तो मुझे समझ आया कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस उम्र में बच्चे के साथ, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी से, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। और है। हाँ, और ये टीचर्स इसको मतलब डील नहीं करते हैं सही तरह से, नकारते हैं, इग्नोर करते हैं, और यही बाद में जो है तिल का ताड़ हो जाता है। हमें लगता है कि बच्चों के साथ ऐसी चीज़ों को हमें खुलकर बात करना चाहिए। ओके सर, तो क्या बताई थी सर, मैं जानना चाहूँगा। मतलब उनका यही कहना था, मैंने उनको बोला कि आप बताइए एक्चुअल में क्या बात है। तो शुरू में तो कह रही थी सर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाऊंगी। मैं बोला ये प्रॉब्लम नहीं है, आप सच्चाई से बताइए क्या प्रॉब्लम है। तब उसने बताया कि नहीं सर, मतलब मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप था, मैं डिस्टर्ब हो गई, मेरी पढ़ाई हैम्पर हो गई। तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो बड़े जेन्युइन प्रॉब्लम्स। मैं उसे एक ही चीज कहा कि देखो इस उम्र में तुम दो ही चीज कर सकती हो, एक ही चीज कर सकती हो, या तो तुम पढ़ ही लोगी या तो ऐसी चीजों में तुम चली जाओगी। तो बेहतर है कि तुम पढ़ ही लो, क्योंकि ये उम्र तुम्हारे लिए पढ़ने का उम्र दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो तुम कर रही हो पूरे जीवन तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम कभी और कर लेना ये। तो क्योंकि आप उस समय बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, जेन्युइन तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से हैंडल करना चाहिए। आज इस पॉडकास्ट को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चे से एकदम काम होके, कूल होके बात करो। हाँ। कभी आप उन पे प्रेशर मत फील कराओ। देखो उनका एज होता है, वो इधर उधर भटक जाते हैं। आप कोशिश करो कि उनको जाने। जब आप अपने बच्चे को जानोगे नहीं तो गाइड कैसे करोगे। और आजकल का पेरेंट्स का जो है एक्सपेक्टेशन बच्चे से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं उस जगह पेरेंट्स को रोकता हूँ, एक्सपेक्टेशन करो, कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन देखो मेरे बच्चे का क्या क्लेवर है, क्या कर सकता है और अभी वो क्या कर रहा है। आप यदि बर्डन देने लगे तो उनका स्टेप कुछ अलग हो सकता है। क्या कहते हैं सर इस पर? बिल्कुल आपने सही बोला सुकेश जी। मतलब आप जिस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कई सारे टीचर से मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं। राइट सर। तो आपको इसका अनुभव बहुत ज़्यादा है। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स को कहता हूँ कि जो सुकेश जी ने अभी बोला वो सही है, वो वास्तविकता भी वही है। आपने जो बोला वही सच्चाई है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को बच्चों से खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि ये जेनजी वाला जमाना है। जेनजी वाला जमाना बहुत यहाँ सही। बच्चे रील्स देखते हैं, हाँ। 1 मिनट में मोटिवेट भी हो जाते हैं और 1 मिनट में डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। राइट। 1 मिनट में आप वो वीडियोस देख लेंगे, खान सर का मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ। और अगले मिनट वीडियो देख लेंगे वो इश्क वाला, दिल लगी वाला, वो डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो बच्चों को, पेरेंट्स से, टीचर से सब कुछ खुल के बात करना चाहिए। ओके सर, अब आपके लाइफ के जर्नी पे हम चलते हैं सर। स्टार्टिंग से बात करते हैं सर। आप स्कूलिंग कहाँ से किए, स्कूलिंग लाइफ आपका कैसा रहा, उस टाइम आप पढ़ने में कैसे थे सर? तो स्टार्टिंग से आप बताइए सर। बिल्कुल। तो सुकेश भाई मैं आपको मतलब क्या ही बताऊं, मतलब बताते हुए मुझे अजीब भी लग रहा है और मज़ेदार भी है स्टोरी। कि जब शुरुआत में मैं मतलब बचपन से पढ़ रहा था तो मतलब मैं बिल्कुल एकदम डम स्टूडेंट था। मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। जब मतलब मुझे स्कूल जाना होता था तो मैं वॉशरूम में अंदर चला जाता था और निकलता ही नहीं था। तो बहुत मशक्क़त से मुझे घर वाले स्कूल ले जाते थे। अच्छा। मैं पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, एकदम मोनोटोनस लगता था। ऐसे ही गुजरता गया। मैं आपको बता रहा हूँ, किस क्लास की कहानी बता रहे हैं? ये मैं बचपन से बता रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 6th-7th में गया तो मुझे हर ईयर एक सब्जेक्ट में, आप समझिए, मैं फेल करता ही करता था। ये तय था, मतलब एक सब्जेक्ट में मुझे क्रॉस लग जाएगा। अच्छा, वो कौन सब्जेक्ट रहता था? कोई भी सब्जेक्ट, रैंडम। कई बार हो सकता है इंग्लिश में लग जाता था, मैथ्स में भी लग जाता था, किसी में भी लग जाता। ओके। लेकिन मेरे को लगता है कि 9th क्लास मेरे लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बच्चों को भी ये कहानी सुनाता हूँ। ओके। एक बार क्या हुआ कि जीवन में मुझे लगता है सुकेश भाई कि कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें अगर हर्ट भी हो जाती है तो वो आपके सक्सेस का कारण बन सकता है। राइट सर। 9th क्लास में मतलब हमारा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, वो मुझे बहुत हेल्प करता था पढ़ने में। तो मैं उससे मोटिवेट होकर कुछ पढ़ने लगा। मेरा मार्क्स पहली बार ठीक आया, मैं पहली बार पास किया सारे सब्जेक्ट में। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही थी। अच्छा, 9th क्लास। हाँ। तो मैं रिजल्ट लेने, मेरी मम्मी गई मेरे साथ। तो जब रिजल्ट लेने गई वहाँ, तो हमारे दोस्त ने बोला ऐसे ही कि मेरे वजह से देखिए पास कर गया ये सारे सब्जेक्ट। उस दिन मेरे को मतलब मेरा ईगो हर्ट हो गया कि ये कैसे बोल सकता है कोई कि किसी के वजह से मैं पास हो सकता हूँ। मैं बहुत रोया घर आके, बहुत, मतलब किसी को बताया भी नहीं ये बात कि मुझे इतना बुरा लगा। मैं उस दिन कसम खा लिया कि आज के बाद ऐसा दिन में मुझे कभी देखना नहीं पड़ेगा। और आप बिलीव कीजिए, मैं इतना पढ़ता था, बेतहासा पढ़ाई करता था। 10th में भी बहुत अच्छा परसेंटेज था।
तो कितना परसेंट आया था? मैं उस समय तो हम लोग का सीजीपीए था तो 10 सीजीपीए था, जो सीजीपीए होता है। तो बहुत बढ़िया रहा सब कुछ, आगे की भी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो मुझे लगता है लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट सबके होते हैं जहाँ से वो सक्सेस के पीछे जरूर भागता है, और सबके लाइफ में एक बार सक्सेस की अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। राइट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, तो एंड वी शुड हैव टू ग्रैब दिस। टेंटेटिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब करना पड़ेगा। और सर ये बात तो हो गया, आपने 9th में आपको ट्रिगर्ड किया एक बात, वहाँ से आपने लाइफ चेंज किए और बहुत अच्छा पढ़ने लगे। सर कुछ ऐसी कहानी बताइए उस टाइम का जो आप किए होंगे अभी तक कहीं शेयर नहीं किए होंगे, सबसे बदमाशी वाला सर, स्कूल लाइफ का सर, सुनना पसंद आता, आज के बच्चे करते हैं तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। देखिए आप सुकेश जी, मतलब मैंने आज तक कभी ऐसी चीजें कहीं नहीं बोली, आप मेरा पोल खोलने के लग रहा है। थोड़ा वही फन बात हो तो मजा आता है सर। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत फनी स्टोरी। अब जैसे मैं क्या था कि हमेशा खेलता मैं बहुत ज़्यादा था क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत मजा आता था। तो कई बार ऐसा होता था कि डांट तो पड़ता ही है सबको बचपन में, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक कहानी बहुत मेरे ज़िंदगी का बहुत मज़ेदार कहानी है कि मैं एक दिन टूर्नामेंट होता था, और टूर्नामेंट भी होता था तो पार्ले बिस्किट पे टूर्नामेंट होता था कि टूर्नामेंट में जो जीतेगा उसको पार्ले बिस्किट उस टीम को मिलेगा, और 12 उसमें बिस्किट रहता था और खिलाड़ी 11 रहते थे, एक एक्स्ट्रा होता था। तो ऐसे ही टूर्नामेंट चल रहा था, देर हो गया, 8 बज गया 9 बज गया, घर में पहुंचा नहीं, और मेरी मम्मी पूरा एकदम तैयारी में थी कि आज तो इसको मैं कूट दूंगी। तो मैं जब घर पहुंचा तो मतलब मेरी मम्मी, मतलब होता है कि बचपन में देखिए क्या मज़ेदार कहानी है, स्क्रिप्ट कितना शानदार था मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी बोली कि आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब हमसे रिश्ता नाता तुम्हारा ख़त्म। और मतलब वो जाने लगी, और सब स्क्रिप्ट है। मेरी बहन भी उस स्क्रिप्ट में हिस्सेदारी निभा रही है, दोनों मिलके स्क्रिप्ट रची कि आज तो हम दोनों चले जाएंगे इसको छोड़ के। और मैं छोटा था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो घर आया मैं, दोनों जाने लगी बैग वैग उठा के, मेरा पूरा कलेजा फट गया, मैं पैर पकड़ के रोने लगा कि कभी बच जाओ, आज के बाद मैं क्रिकेट क्या कुछ भी नहीं खेलूंगा। तो कुछ ऐसी कहानियां, और भी ऐसी कहानियां आगे पॉडकास्ट में मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी था सर। हर के मम्मी पापा ये एक चैलेंज देते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, तो चलो इसके साथ ये कहानी बनाते हैं, हम तो घर ही छोड़ के जा रहे थे। तो आज के बच्चे या पेरेंट्स देख रहे होंगे तो इसको रिलेट भी कर रहे होंगे। सर स्कूल लाइफ खत्म हो गया, 10th में अच्छा किया, फिर 11th 12th में जैसे बच्चे सोचते हैं कि आप पीसीबी ले या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले, तो आप क्या चूज किए थे? मुझे लगता है कि मैथ ही चूज किए होंगे, इसलिए मैथ। हाँ, मैं पीसीएम ही चूज किया, पीसीएम ही चूज किया। मैंने भी जेई की तैयारी की और बहुत अच्छा रहा। तो फिर वहाँ से मैं कॉलेज गया, और कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था मेरा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया रहा कॉलेज लाइफ। तो आप जानते ही हैं सुकेश भाई, मतलब इतना मज़ेदार होता है। मैं बच्चों से एक चीज़ तो हमेशा कहता हूँ कि देखो, जीवन में आप क्या कर रहे हो, क्या बनने वाले हो, क्या नहीं बनने वाले हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, इसका ड्रीम आप जरूर बना के रखिए। तो कॉलेज जब आप जाते हैं तो आपका लाइफ बहुत इंटरटेनिंग हो जाता है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि एक्सपोजर मिलता है। कई बार आप सुनते होंगे, मतलब बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो आपके भी मन में सवाल उठता हो कि आखिर बड़े स्कूल्स में या बड़े कॉलेज में पढ़ने का क्या फ़ायदा। वही सेम चीज़ हम छोटे स्कूल या छोटे कॉलेज में पढ़ लेंगे, सही बात है, वही सेम नॉलेज, वही सेम कंटेंट आपको दूसरे जगह पे मिल जाएगा। राइट सर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप बड़े कॉलेज से पढ़ते हैं आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है, आपको बड़ा एलुमनी बेस मिलता है। मान लीजिए आप बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके सीनियर्स बड़े बड़े जगह में, कोई माइक्रोसॉफ्ट में, कोई गूगल में है, कोई बड़े बड़े जगह पे है, कोई किसी कंपनी का सीईओ है, तो आप उनके कनेक्शन में होते हैं, आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर दूसरे कॉलेज में पढ़ेगा तो वो मेहनती होगा, वो अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके कनेक्शन से स्ट्रांग नहीं होंगे। राइट। तो कॉलेज का लाइफ मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त फैसिनेटिंग लाइफ होता है। ओके सर, ये तो कॉलेज लाइफ पर आप डायरेक्ट पहुंच गए सर, लेकिन 11th 12th का लाइफ कैसा रहा? 11th 12th के लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैं पटना से ही तैयारी किया हूं मैं भी। ओके सर। हाँ, और 11th 12th का लाइफ मुझे लगता है कि बच्चे का सबसे क्रूशल टाइम होता है। राइट सर। क्योंकि वो एक एज होता है जिसके पीछे खाई होती है और जिसके आगे और भी बड़ी खाई होती है। क्योंकि पीछे तो 10वीं है, मगर उसके लिए पहला एग्जाम होता है, पहला बैरियर होता है जो वो क्रॉस करता है। लेकिन 11वीं 12वीं के बाद जो उसका लाइफ आता है वो सडन ट्रांजिशन होता है। राइट। और 11वीं 12वीं में अपने बारे में अगर बात करूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस था इस बात को लेके, क्योंकि मैं घर से बाहर आके तैयारी कर रहा था। माँ बाप बहुत मुश्किल से मुझे भेजे थे कि जाओ वहाँ पढ़ना है तुमको।
मेरा भी मन करता था कि दोस्तों के साथ घूम लूँ, इधर चला जाऊँ। मैं चला भी गया 1-2 बार, लेकिन बाद में मुझे यही लगता था कि नहीं, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ इस जगह पे आया हूँ। मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि मुझे यहाँ भेजे, अपना पेट काट के मुझे यहाँ भेज रहे हैं। ये चीज़ आपको मोटिवेट हाँ, ये चीज़ मुझे लगातार मोटिवेट करता था कि मैं जिस पर्पस के लिए आया हूँ वो पर्पस मेरा क्लियर था, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था। जैसे घोड़े का नाल होता है ना, कि उसको दिखता है, घोड़ा का जो आप देखते होंगे आंखों पे पट्टी लगी रहती है, उसको दिखता है कि उसे जाना कहाँ है। मेरे आंखों पे ये लगी थी। आज के बच्चे को भी सर अपने लिए कुछ मोटिवेशन बनाना चाहिए, बिल्कुल। कि इधर उधर के दुनिया में आज के बच्चे भी भटक जाते हैं सर। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं सर, लेकिन जैसे सर आपने कहा, आपका बहुत अच्छा ये लगा कि आप सोचते थे मेरे पेरेंट्स यहाँ किस लिए भेजे और मेरे पेरेंट्स कैसे भेजे। बिल्कुल। तो आपको भी आज का जो जनरेशन है उसको एक बात कहना चाहते हैं सर, आज जब बात हो रही है तो उनको सोचना चाहिए मेरे पेरेंट्स आज यहाँ क्यों भेजे। जिस दिन ये बच्चे सोचने लगेंगे उस दिन भटकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो कॉलेज लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सर? कॉलेज लाइफ ही इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा। कई सारी स्टोरीज हैं सर। एक यूनिक स्टोरी, एक यूनिक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉलेज में हमारे यहाँ क्या होता था, रैगिंग होता था। हाँ। और रैगिंग ऐसा वैसा नहीं होता था कि आप उठ जाओ, बैठ जाओ, शर्ट का कॉलर लगाओ, ऐसा नहीं होता था। रैगिंग में मारा जाता था, कूटा जाता था। रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो मैं फर्स्ट ईयर की कहानी सुनाता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में ऐसे ही आ रहा था, तो हम लोग दोस्त लोग आ रहे थे, टहलते टहलते टहलते। हम लोग का रोड अलग होता था, मतलब फर्स्ट ईयर का रोड अलग होता था। अच्छा। और सीनियर्स का रोड अलग होता था। अच्छा, ये डिसाइड हो जाता हाँ, था। ये बना हुआ था रोड। हाँ। फर्स्ट ईयर को मुर्गा बोला जाता था। अच्छा। मुर्गा रोड होता था। और सीनियर्स का टाइगर होता था, टाइगर रोड होता था। अच्छा। तो दे एक्चुअली डिफरेंट रोड्स वहाँ पे था। हाँ। तो हम लोग आ रहे थे और वहाँ पर नियम था कि शर्ट का कॉलर लगा होना चाहिए, बटन लगा होना चाहिए। तो गर्मी था भाई, खोल के सब चल रहा है। और शुरू से खोलने का अभी भी आप देख रहे हैं, मैं खोल के बैठा हूँ शर्ट का बटन। तो आ रहे थे, सीनियर्स आए और बिना कुछ सोचे समझे मारना शुरू, एकदम जो है लपड़ झपड़ मारना शुरू, बिल्कुल एकदम बेतहासा। एक लड़का था हमारे बगल में, उसको मार रहा है, उसका चश्मा टूट गया, चश्मा फेंका रहा है, सब भाग रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है। और ये हर ईयर होता था। ओके। सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही रैगिंग, थर्ड ईयर में आप समझिए, थर्ड ईयर में भी रैगिंग। थर्ड ईयर में हम लोग क्या, मतलब ऐसा होता था कि भागना पड़ता था पूरा हॉस्टल का हॉस्टल। हम लोग गेट के अंदर, रूम के अंदर छुपे रहते थे गेट लगा के कि कोई सीनियर आएगा, और गेट तोड़ के मारा जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये सब बातें जो है, ये लगती तो है सुनने में कि क्या है, कैसा है, लेकिन रैगिंग तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। अब तो कम हो गया सर। अब तो कम हो गया है, लेकिन उस समय की भी यादें ऐसी है ना। मुझे लगता है कि जो सीनियर सबसे ज्यादा मारे, उनसे सबसे ज्यादा गहरी मित्रता उन्हीं से थी। मतलब एक अलग अफेक्शन क्रिएट, मतलब एक अलग अफेक्शन, एक अलग बॉन्ड आप कह सकते हैं उन टीचर्स के, मतलब सीनियर्स के साथ था। कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखे सर आप? कॉलेज लाइफ से हमने एक ही चीज़ सीखा। मैं मतलब हमेशा ये बात कहता हूँ, सबको कहता हूँ, एक ही चीज़, कॉलेज से कॉन्फिडेंस आया। सी फॉर कॉलेज एंड सी फॉर कॉन्फिडेंस। राइट सर। किसी भी सिचुएशन में, चाहे विपरीत स्थिति हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, इतना हमें मालूम है कि हम जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। कुछ भी काम करेंगे तो उसमें बेस्ट होंगे, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो सिंगिंग होगा, चाहे वो डांस करना होगा, चाहे वो म्यूजिक बनाना होगा, चाहे वो एक्टिंग करना होगा, कोई भी फील्ड होगा, एंड वी विल रॉक, डेफिनेटली रॉक। जस्ट बिकॉज कॉलेज? हाँ, जस्ट बिकॉज कॉलेज। कॉलेज से पहले नहीं, कॉलेज से पहले बिल्कुल। आप, मैं इतना आज वोकल आपको दिख रहा हूँ, आपने मुझे कई बार देखा होगा, मंच पे भी देखा होगा, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, एकदम हाँ, बेतहासा, एकदम अलग अंदाज में बोलता हूँ। बिल्कुल। मैं कॉलेज से पहले एकदम नूब था, मुझे डर लगता था। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरे पापा बोलते थे कि मंच पे बोलना शुरू करो, थोड़ा सीखो कैसे बोलता है, इतना मुझे डर लगता था। अच्छा। फंबल कर जाता था बिल्कुल। पापा मम्मी क्या करते? पापा मतलब छोटा सा हम लोग का बिजनेस वही चलता है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ, मतलब घर के ही काम करती है। लेकिन मैं उन लोगों का बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मतलब इतनी गरीबी में हम लोग मतलब नीचे से ऊपर आए हैं कि कई सारी चीज़ें देखें। आज भी मुझे ज़्यादा महंगी चीज़ अगर मिल जाती है तो मुझे इनसिक्योरिटी लगने लगता है, मुझे अजीब सा लगने लगता है कि नहीं 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 इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल हम लोग मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास को कुछ लेने के लिए एक महीना पहले सोचना पड़ता है आगे मुझे ये लेना है। तो चलिए, ऑल गुड, अभी हम लोग अच्छे कर रहे हैं, हम लोग जिस फील्ड में हैं, तो भगवान का दुआ है और माँ बाप का आशीर्वाद है, तो सब अच्छा हो रहा है। सर आप कॉलेज लाइफ के बाद आप जॉब करना नहीं चाहे सर? आप नहीं चाहे कि किसी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो जाए कॉलेज जाने के बाद, या बच्चा का भी होता है कि मुझे प्लेसमेंट लग जाए, आप क्या सोचे थे?
सुकेश भाई मतलब ये क्वेश्चन लगता है कि हर टीचर से पूछा जाता है। कॉलेज लाइफ में मैं अगर बात करूं तो कॉलेज प्लेसमेंट मेरा 2 कंपनी में हुआ था। ओके। और उसके अलावा एक कोचिंग की कंपनी में भी प्लेसमेंट हुआ था, तो मेरे पास प्लेसमेंट्स बहुत थे। अच्छा। लेकिन मैंने चुना टीचिंग को ही। कारण बहुत क्लियर था कि आई एम ए टीचर बाय चॉइस, आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस। मैं चॉइस से टीचर हूँ, चांस से टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज के 2nd ईयर से ही टीचिंग कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है टीचिंग में, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे मजे की बात है जो आपने पहले ही पूछा मेरे से कि सर आप एक अलग स्टाइल से कैसे पढ़ाते हैं। एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर है आपका, बच्चे आपसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने लोकल कोचिंग से पढ़ाना शुरू किया, जो शहर के कोचिंग होते थे। तो वहाँ हर तरह का बच्चा आपके पास आता है। एक बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता था, 2 बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता था, उसे भी खुश करना पड़ता था पढ़ा के। और वहाँ से अलग अलग ब्रांड्स में पढ़ाना। तो ये पूरी जो जर्नी रही, मैंने इसमें कई सारे बच्चे देखे, कई सारे बच्चों का अलग अलग स्टाइल देखा पढ़ने का। तो मुझे लगता है मैं वहाँ से कलेक्टिवली सीख पाया कि मुझे एक्चुअल में कैसा पढ़ाना है। ओके। आज सर मैं कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ सर, मिड में इसको मैं ले रहा हूँ कि आपसे भी मैं बात कर रहा था कि यदि कोई हमारे पॉडकास्ट पे 1 आवर दे रहा है, अपना समय मुझे दे रहा है, तो उनको कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आज इस पॉडकास्ट में ये कहना चाहता हूँ सर कि जो बच्चे पूरे पॉडकास्ट को देखा और वो पॉडकास्ट के बारे में रिव्यू करता है, फीडबैक देता है, और सबसे जिसका जेन्युइन फीडबैक होगा, उनको आपकी तरफ से क्या रहेगा सर, आप बताएं। या आपका क्या है, क्या किस बेस पर आप देना चाहते हैं कुछ? मैं इसमें 2 चीज़ों को ऐड करूंगा। एक तो जेन्युइन फीडबैक भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और दूसरा यूनिक सर। हाँ, दूसरा एक चीज़ क्या है कि मैं जेई के बच्चों को पढ़ाता हूँ और लगातार जेई के बच्चे से जुड़ा रहता हूँ। मुझे लगता है कि एक मौका है कि नीट के बच्चों से भी जुड़ा जाए। ओके सर। हाँ, है ना, कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग किया जाए। इट्स टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट। जो अलग करता है वही चाहता है सर। तो नीट के एग्जाम भी करीब है। राइट सर। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा नीट के एग्जाम के दौरान ये वीडियो देख रहा होगा, मैं उनको पहले सैल्यूट करता हूँ कि आपने समय निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसमें जिस बच्चे का मुझे सबसे पहला दिखेगा कमेंट में, तो अभी जो उसका मार्क्स अभी जो उसका मार्क्स आ रहा है, सभी लोग अपने मार्क्स को जरूर लिखिएगा। अभी जो आपका मार्क्स आ रहा है, और जेई मेंस के बाद, नीट के बाद, सॉरी, देखिए आप वही, अब कितने अच्छे मैं इतना ज्यादा जेई मेन बोलता हूँ कि अनाउंसमेंट मैं नीट के लिए कर रहा हूँ। सॉरी बच्चों, नीट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि नीट बहुत करीब है। तो नीट के बाद जो भी बच्चा बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है, जो भी 700 प्लस लाएगा और जो कमेंट में सबसे पहले कमेंट किया होगा अपने मार्क्स को, उन दोनों को कलेक्टिवली देख के अगर कोई बच्चा हमें ऐसा मिलता है इस चैनल के माध्यम से, तो आप बताइए सुकेश जी उसे क्या दिया जाए? आपको ज्यादा आइडिया होगा, मैं क्या, आप बताओ। मुझे लगता है सर, नहीं सर मुझे नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा आप क्या देंगे सर? मुझे लगता है कि बच्चों के यूज के लिए जो बेहतर रहे, मुझे लगता है एक आईपैड दे देना चाहिए बच्चों को। ओके, कॉलेज लाइफ में जरूरत हाँ होगा। उन्हें ज्यादा जरूरत पड़ेगा, देने के लिए तो बहुत कुछ दे सकते हैं, गिटार भी दे देंगे लेकिन आईपैड देना मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे बच्चे यूज कर पाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जो भी बच्चा नीट के स्कोर को लेकर और अभी जो उनका स्कोर है उसको लेकर कलेक्टिवली सबसे पहला कमेंट मुझे दिखेगा चैनल के माध्यम से, तो उसमें हम लोग गिव अवे पे तौर पे एक आईपैड देने जा रहे हैं और बहुत आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सुकेश भाई मतलब बहुत मजेदार पर्सनैलिटी। बिल्कुल साथ में मिलकर देंगे, बिल्कुल साथ में बच्चे का जर्नी भी जानेंगे। सर एक आप बहुत बड़ी बात है 700 प्लस, या मैं इसमें ये करेक्शन करना चाहता हूँ, जो अभी बच्चे कमेंट करेंगे मार्क, उसमें जिसका सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। चलिए ठीक है, आपके साथ ये भी मैं कर लिया। चलिए थैंक यू सर। चलिए ये कर लेते हैं, जो सुकेश भाई बोल रहे हैं वही हो जाएगा। जो अभी आप स्कोर डालेंगे चैट में, कमेंट में, और उससे ज्यादा जिनका ज्यादा रहेगा, सबसे पहला जो आदमी रहेगा जिसका सबसे ज्यादा रहेगा कमेंट्स में, उन्हें गिव अप के तौर पे एक आईपैड दिया जाएगा। चलिए ये कर दिया, 700 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चलिए कम कर दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने बात माना सर। और सर अभी जब टीचिंग की बात करें, तो आप टीचिंग में आए सर, तो एक अभी जो मिथ चल रहा है सर, इंटरटेनमेंट पढ़ाई के साथ, उसमें पेरेंट्स लोग का बहुत अलग, किसी का अलग फीडबैक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछा और आज के दौर का क्वेश्चन पूछा है। मुझे लगता है कि देखिए समय के साथ चीज़ें जो है ना बदल जाती है। आज से अगर आप 10 बरस पहले जाएंगे तो सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हमारे पास
स्पाइस का फ़ोन हुआ करता था, छोटा सा कीपैड फ़ोन, और हम नेट ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं थे। उससे अगर 10 बरस पहले जाएगा तो फ़ोन भी नहीं यूज़ करते थे लोग। राइट। तो समय के साथ सिचुएशन अब बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। अब बच्चों की जो अभिरुचि है पढ़ाई के प्रति, वो जेन्युइन बच्चे बहुत कम हैं। राइट। अब अधिकतर बच्चे जो हैं वो रील वाले बच्चे हैं, जेनजी वाले बच्चे हैं। सुबह उठते रील, सोते रील। बच्चों को क्या कहूँ, हम लोग खुद भी वैसे ही हो चुके हैं सब जमाने के साथ। तो आज के ज़माने में बच्चों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए, और एंटरटेनमेंट के साथ आपको क्वालिटी एजुकेशन भी देना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट भी आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से दोनों का इंटरमिक्सिंग होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1.5 घंटे के क्लास में 1 घंटा शायरी चले और आधा घंटा पढ़ाए टीचर, वो भी गलत है। हाँ, 1.5 घंटे के क्लास में इंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में हो सकता है 2 मिनट का 2 मिनट का 2 मिनट का हम लोग गैप ले ले तो बहुत मज़ेदार होगा। सोशल मीडिया पे क्या ओपिनियन है सर आपका? बच्चे को जो नीट जेईई का तैयारी कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया यूज करना चाहिए? देखिए, मतलब सोशल मीडिया को आप कैसे लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। राइट सर। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो आपके लिए वो कहीं से कारगर साबित नहीं होगा, आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। देखिए सुकेश भाई, आपको एक चीज़ आप भी जानते होंगे, आप इतने ज़्यादा टीचर से मिले, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस, एक बड़ा अनुभव है। पढ़ाई अच्छा लगना और रिजल्ट देना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। राइट सर। अब मानते हैं किसी के वीडियो को देख के आपको अच्छा जरूर लगेगा, फील गुड होगा, ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सब समझ आ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए जरूरी नहीं है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल वैसा ही है। आप सोशल मीडिया को अगर थोड़ा यूज करेंगे तो बेहतर है, आपके आइडियाज को बढ़ाएगा, आप कुछ चीज यूज कर पाएंगे, आप सोशल आइडियाज ले पाएंगे। चैट जीपीटी भी कई बार यूज करना पड़ेगा, कर ले। एक्सेसिव यूज कर लेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा, अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन उससे आपका इफेक्टिवनेस घट जाएगा। सर आप बहुत चीज़ों जो बता रहे हैं सर, आप एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रहे हैं, तो मुझे भी जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो उसको आप रिलेट करते हैं, फिर बता रहे हैं, तो थोड़ा फील आ रहा है सर कि ये जेन्युइन बात है, इसे रिलेट कर रहे हैं। कि एक चीज़ अभी जो हम लोग देख रहे हैं सर, लोग जो बच्चे हैं उसका शॉर्ट टाइम स्पेंड, मतलब अब ज़्यादा समय वो देना नहीं चाहता। मुझे लगता है ये रीजन है सोशल मीडिया की वजह से, उसका डोपामिन तुरंत रिलीज होने लगा। सुकेश भाई, मैं इस पे आपको ना छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। 1 मिनट की स्टोरी है। मैं एक बार खान सर के एक वीडियो को देख रहा था और बड़ा इंप्रेसिव एक चीज मैं सुना। उन्होंने बोला कि अगर आपको एक वीडियो देखना है तो आप 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए, आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आप क्वालिटी वहां से ले पाएंगे। बाकायदा आप 1 घंटे रील्स देखते हैं, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है कि आज 1 घंटे शॉर्ट्स देख रहा है, वो 1 घंटे रील्स देख रहा है। पहला रील उसको आता है बिल्कुल हाईली मोटिवेशनल रील, कि उसे लगता है मैं दुनिया फोड़ दूंगा। अगला रील आ जाता है कॉमेडी वाला, तीसरा रील आ जाता है उसको दर्द वाला, चौथा रील आ जाता है उसको न्यूज वाला, 5वां रील आ जाता है उसको डर वाला। तो वो अपने आइडियाज को क्लियर ही नहीं कर पाता है कि उसे एक्चुअल में लेना क्या है। तो बेहतर है कि अगर आप कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप बेहतर है कि 1 घंटे का एक वीडियो ही देख लीजिए किसी चीज़ के बारे में। आप मैथ्स का देख रहे हो तो 1 घंटे का कुछ रिसर्च वाला चीज़ देख लीजिए, 1 घंटे का आप न्यूज़ सुन लीजिए, कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। तो लंबे वीडियो पे अपना टाइम को स्पेंड करें, छोटे वीडियोस को मत देखिए। उसका आपका जो है शॉर्ट टेम्पर भी आप होंगे। बिल्कुल। तो आजकल देख रहे हैं बच्चे भी बहुत शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। सर टीचिंग में आप सर जैसे पीसीबी से थे आप, पीसीएम सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे, तो आप सर केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते थे, फिजिक्स से मैथ ही क्यों चूज किया सर? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। जब मैं जेईई की तैयारी करता था सुकेश भाई, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। ओके। हाँ, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे ओए होए क्या मज़ा आता था, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता था केमिस्ट्री। और मुझे फिजिक्स भी बढ़िया लगता था, मुझे मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगता था। ओके। मैथ्स में ठीक ठाक था, मैं अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब था, ठीक ठाक था, बढ़िया था। लेकिन मुझे लगा कि लाइफ में आदमी को चैलेंज कुछ होना चाहिए। मुझे लगा कि जब मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, जबकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, ब्राइट स्टूडेंट था, तो मैं खुद अगर मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो और भी बच्चे होंगे वो तो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। बच्चा और रियलिटी भी यही है। पूरे आप जेईई मेंस और नीट को अगर उठा लें, सारे पेपर्स को अगर आप एक पेज पे रख दें, एक अगर आप कार्ड रख दें, लिख दें मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप हमेशा मैथ्स को टफर साइड में पाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो टफ चीज़ है उसे चुना जाए, जो चैलेंज है लोगों के लिए उसको आसान बनाया जाए, और मुझे लगता है मैं इसमें बहुत सक्षम हूँ।
बच्चे मेरे से मतलब बेतहासा प्यार करते हैं, और सिर्फ प्यार ही नहीं करते हैं, रिजल्ट के तौर पर मुझे वो देते हैं लौटा के। Okay. मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं छोटी सी जर्नी में मैंने वैसे जगह पढ़ाया है जहां पर मेरे पैरेलल में 44 साल 50 साल के टीचर्स पढ़ाते थे। मैंने सुपर 30 में भी पढ़ाया है। Okay. तो मुझे लगता है वहाँ का एक्सपीरियंस, मैंने वहाँ पे रिजल्ट देते हुए देखा है बच्चों को। 30 बच्चों में 22-23 रिजल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी वैसे ही आएगा आज के ज़माने में, कि बच्चा आपसे कितना कनेक्टेड है, आपसे कितना खुलकर अपनी बातें रख रहा है। तो ये सब कुछ कलेक्टिवली मुझे मैथ्स को चुनने को मजबूर किया कि आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। ओके, टफेस्ट सब्जेक्ट को चूज किया। Yes. तो क्या क्या फेस करना पड़ा? आप स्टार्टिंग में की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग अगर बात करी जाए तो कॉलेज लाइफ से मुझे वो मैथ्स में, हाँ मैथ्स की बात करूँ, कॉलेज लाइफ में मैं मैथ्स को थोड़ा ओलंपियाड वगैरह के मैथ्स को थोड़ा देखना शुरू किया, और रिसर्च पेपर मैथ्स का थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मुझे एकदम हाईली इंटरेस्टेड मैं हो गया, मैथ्स के लिए दीवाना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोता था और उतना ही सोता था जितना मुझे नींद की जरूरत थी। मैं ज़्यादा नहीं सोता था, उठता था और बुक ही खोलता था सबसे पहले। अच्छा, उसमें क्योंकि मैथ क्योंकि नेट वेट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता था उस समय, क्योंकि उस समय उतना नहीं होता था। उठता था और मैथ्स ही पढ़ना शुरू करता था, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब आती थी, केसी सिन्हा की आती थी, अरिहंत की बुक आती थी, उन सबको बनाता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले भी मैं जहाँ था, बहुत कम उम्र में मैं जेईई एडवांस पढ़ाया करता था यूट्यूब चैनल पे भी। ओके। हाँ, तो मुझे ये अवसर मिला क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं आपके चैनल से उन सारे बच्चों को आज एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बच्चे लगातार मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन हर बच्चे का होता है, और हर टीचर से होता होगा, कि सर पढ़ते हैं, समझ भी आता है, सवाल नहीं बनता है, एग्जाम में स्कोर नहीं होता है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ना पढ़ लेते हैं, समझ में ही आ गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ना इन सारे क्वेश्चंस का मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूँ, क्या सर? कि यू जस्ट लव योर सब्जेक्ट। अगर आप अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको कभी ये बात पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करेंगे तो आपको ज़माने से नहीं पूछना होगा कि उसे कैसे खुश किया जाए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो बच्चे क्या है ना कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, उसे लव नहीं करते, उनसे बातें नहीं करते हैं। तो जस्ट लव योर सब्जेक्ट। ओके सर, आपने बहुत सारे जगह पढ़ाया, तो फिर फर्स्ट टाइम आपको कॉर्पोरेट में जुड़ने का कैसे मौका मिला? जस्ट लाइक आपने फिजिक्स वाला में पहले पढ़ाया सर, कॉर्पोरेट में मुझे जहाँ तक नॉलेज है, तो कैसे जुड़े फिजिक्स वाला में सर? नहीं, इससे पहले मैं पढ़ाया हूँ, पहले भी कॉर्पोरेट में, लेकिन नाम नहीं ले सकता। ले लेकिन सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपने फिजिक्स वाला का ही सवाल पूछा, तो मैं फिजिक्स वाला पर ही आता हूँ। पीडब्ल्यू की आपने बात की, तो पीडब्ल्यू की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। मतलब करीब मैंने कैसे जुड़े थे सर? हाँ, शुरुआत में मैं जब जुड़ा तो उस समय जो है मतलब उन लोग का विद्यापीठ का मॉडल नहीं था। तो शुरुआत में मैं ऑनलाइन के वीडियोस वगैरह जो है CUET, मैंने सबसे पहला मुझे CUET का मिला कोर्स, तो मैं वहाँ पढ़ाना शुरू किया। और मतलब वहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वहाँ पे टीचर्स को मतलब बहुत पैमाने पे देख कर दिया जाता है, मतलब कोई भी जो कह सकते हैं कोर्स उन्हें पढ़ाने के लिए। तो शुरुआत में मैं मतलब बिल्कुल नया था, तो मुझे CUET पढ़ाने का मौका मिला। फिर मैं उसके आगे प्रूव किया, तो मुझे और भी बैचेस मिले। फिर धीरे धीरे करते करते ऑनलाइन में मैंने एडवांस के भी बैचेस पढ़ाए। तो उसके बाद अब आप इतनी बड़ी सिस्टम है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं दब जाते हैं लोग। कई बार होता है कि आप बहुत बेहतर भी करते हैं, लेकिन आप दब जाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं। तो शायद मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो मैं फिर विद्यापीठ चुना कि बेहतर है कि मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाऊँ, ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। तो फिर मैं विद्यापीठ में बच्चों को पढ़ाया। बच्चे काफ़ी खुश रहते थे, बच्चे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला, बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार मिला। तो मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद वहाँ पढ़ाने के बाद मैं आज खान ग्लोबल स्टडीज़ में हूँ। तो करीब 2.5 साल की जर्नी रही मेरी वहाँ। ओके, तो फिर छोड़ा क्यों? क्या रीजन रह गया आपका सर फिजिक्स वाला छोड़? अब सुकेश भाई क्वेश्चंस आपके काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। देखिए, छोड़ने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है, जो आप देखिए एक टीचर के लिए क्या ज़रूरी होता है। आप एक टीचर अगर रहेंगे तो आपके लिए क्या क्या बिंदु है जिस पर आप हमेशा 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 फोकस करेंगे। पहला चीज़ तो ये है कि आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं सर्व कर सकूं। पहला चीज़ कि मेरा रीच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। एक ये कारण था कि मैंने खान ग्लोबल स्टडीज़ चुना। हमें भी तो बच्चों के बीच जाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच। हमारा भी तो एक सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर्व कर सके। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आज PWB करिए दैट इज़ अमेजिंग,
सैल्यूट करता हूँ। मतलब अलग सर का विजन भी बहुत स्ट्रांग विजन है बच्चों से, जो मतलब बच्चों के लिए किया है अलग सर ने, दैट इज कमेंडेबल। मतलब तारीफ मैं करूँगा उस चीज़ की। अलग सर से आपने मिला, फर्स्ट टाइम कब मिला था और क्या रिएक्शन था? मतलब अलग सर भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि मतलब एक अलग पर्सनैलिटी है, मतलब उनका ऑरा ही डिफरेंट है। मतलब वो बड़े ही मतलब आप कह सकते हैं कि ही इज़ वेरी वर्कोहॉलिक, काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो भी मतलब पैशनेट है, और बच्चों के लिए वो भी बहुत पैशनेट है। तो मतलब मुझे लगता है कि उनका जो बच्चों के बीच कनेक्शन है वो बहुत 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 मतलब अलग है, डिफरेंट है। और मगर इन सब से मैं जो आपको अपनी कहानी बताया, मेरी कहानी यही थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच जाना था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर्व करना था, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहाँ से मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाऊँ। और सबसे बड़ा कारण आज हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं कि ये अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल। अफोर्डेबिलिटी वॉर चल रहा है, राइट, समझ रहे हैं ना मार्केट अभी 2-3 साल से। हाँ, 2-3 वर्ष से मतलब हर ब्रांड अपने आप को मोस्ट अफोर्डेबल। लेकिन मुझे लगता है खान ग्लोबल स्टडीज वो मतलब ब्रांड भी मैं नहीं कहूँगा, वो मतलब संस्था है, वो मतलब जन कल्याण, ऐसा कि जन कल्याण कर रहा है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के चले जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता उन्होंने पैसा दिया भी है कि नहीं दिया है। खान सर इस विजन पे बिलीव ही नहीं करते हैं कि एक एक बच्चे को चेक करके, हमारे आईडी कार्ड बच्चे को नहीं दिया जाता है कि आप आओ आईडी कार्ड दिखा के क्लास आओ, नहीं है, क्योंकि उतना हमें मिल जाए जितना से सिस्टम चल सके, जितना से सरवाइव कर सके, हम उतने पे ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट भी खान ग्लोबल स्टडीज के अंदर नहीं है, और खान सर वो इन्वेस्टमेंट पे काम भी नहीं कर रहे हैं। और आप शायद मिले भी होंगे खान सर से, हाँ, उन्हें मुझे लगता है, सॉरी टू से, खान सर को बिजनेस का आइडिया नहीं है। हाँ, वो बहुत बच्चों के लिए सीधा सोचते हैं। हम लोग से जब भी मिलते हैं एक ही चीज़ बोलते हैं, सर मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, आप रिजल्ट दे दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ जेई नीट के मार्केट में, जेई नीट के बारे में। और पटना के लिए बहुत सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, बिहार के लिए बहुत सोचते हैं। सोचना भी चाहिए, जहाँ से जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं उसके लिए सोचना हमारा अनिवार्य है। तो सर खान सर से जब आप मिल रहे थे तो मैं सुन रहा था विशाल सब्जेक्ट को विशाल सर पढ़ाने आ रहे हैं। सही बात है। तो उसी दिन फर्स्ट मुलाकात थी या उससे पहले मिल चुके थे? कैसा था रिएक्शन, क्या मन में चल रहा था खान सर से मिलने? मैं मतलब पहले भी ये चीज़ बोला, मेरे लिए हमेशा एक चीज़ था, मैं जिन भी बड़े पर्सनैलिटी को देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ सबसे पहला ख्याल आता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं तो कोई भी बड़े पर्सनैलिटी, कि जैसे वो सामने दिख रहे हैं क्या वैसे ही पर्दे के पीछे भी हैं। मुझे खान सर के बारे में बहुत लगता था कि खान सर जितनी मतलब उनका एक हम्बलनेस, जैसे वो दिखते हैं बहुत नेचुरल, वो पर्दे के सामने तो वैसे दिखते हैं, क्या पर्दे के पीछे भी वैसे हैं? मैं हमेशा सोचता। और आप बिलीव नहीं करेंगे सुकेश भाई, मैं जब मिला आई वॉज जस्ट सॉक्ड, आई वॉज जस्ट एस्टोनिश्ड, मुझे स्तब्ध हो गया मैं। वो इंसान इतने नेचुरल हैं, इतने नेचुरल, मतलब आप थक के बैठ जाइएगा, अगर आप 7 घंटे 6 घंटे खड़े रहिएगा तो आप थक के बैठ जाइएगा, वो इंसान आपके रेस्पेक्ट में बैठेंगे भी नहीं, तो आपके रिस्पेक्ट में खड़े रहेंगे। आप एक कमरे में एसी में हमें चाहिए गर्मी में सोने के लिए, खान सर किसी को बताते नहीं या बोलते नहीं चलते हैं कि हम ऐसे रहते हैं वैसे, वो जिस तरीके से रहते हैं अपनी लाइफ को जीते हैं, हम नहीं जी पाएंगे एक दिन भी, जबकि उन्हीं से हम पैसे लेते हैं। वो बड़े साधारण इंसान है, उनका पहनावा भी आप देखेंगे बहुत साधारण। कपिल शर्मा के शो में गए थे, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट पहन के चले गए थे। जो शो है कुछ ज़्यादा नहीं। तो सर अभी KGS में आप पढ़ा रहे हैं, बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, अदर स्टेट के बच्चे को भी आप पढ़ा, आपने जैसे बताया कि विद्यापीठ में आपने पढ़ाया, फिजिक्स वाला में पढ़ाया, तो क्या डिफरेंस लगा बिहार के बच्चे में सर? देखिए, मैं अलग अलग स्टेट में भी पढ़ाया और बिहार के बच्चों के बारे में मैं बताता हूँ। 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जिस साल आया उस साल से ही मुझे एहसास होने लगा, मैं सुनता था कि मतलब रहा तो हूँ बिहार में, पढ़ा भी हूँ बिहार में ही, मगर मुझे ये नहीं समझ था कि एक बच्चा कैसे टीचर के प्रति इतना दीवाना हो सकता है। ये दीवानगी मैं बिहार में ही देखा हूँ। मतलब मैं एक बार क्लास ले रहा था, इससे पहले जहाँ मैं पढ़ा रहा था मैं क्लास ले रहा था, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब बच्चा क्लास मेरा खत्म हुआ आके दंडवत मेरे पैर पे सो गया, मतलब ऐसे पूरा हाथ रख के बोला कि सर मुझे आज तक इतना कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो जिससे मैं इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हूँ, हर चीज़ में मुझे समझ भी सब आ रहा है, मैं अपनी दिल की बात भी सब कुछ कह सकता हूँ आपसे। ऐसे कई सारे किस्से हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के स्टूडेंट्स दे ट्रूली लव यू,
राइट। वो दे एडमायर यू। आपकी बात अगर कोई आप बेहतर टीचर हो तो आपकी बात वो घर में भी कहते हैं। माँ बाप को आपकी ही कहानी सुनाएंगे सुबह शाम। ऐसा होता है सुकेश भाई कि मेरे वीडियोस हर बच्चे मैक्सिमम बच्चे जब घर जाते हैं तो अपने माँ बाप को मेरा ही वीडियो दिखाते रहते हैं सुबह शाम। देखिए सर कितना मजेदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो पेरेंट्स लोग जब मिलने आते हैं, मैं भी सेमिनार था वहाँ गया, तो पेरेंट्स लोग आकर मिल रहे हैं, बोले विशाल सर आपसे मैं मिला था, मतलब हम लोग जानते हैं आपको, बच्चा वीडियो दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लव है ये डिफरेंट है, ये कोई और स्टेट में मुझे नहीं लगता मिला आज तक। राइट सर, ये चीज़ मैं भी रिकॉग्नाइज किया हूँ। जब टीचर आते हैं ना तो बिहार के बच्चे पागल हो जाते हैं, मतलब पैर छुएंगे। यदि आप दिल्ली जाते हैं, किसी बड़े स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ आपसे सेल्फी लेंगे या आपके साथ गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे आपके पैर छूते हैं। बिल्कुल अलग रिस्पेक्ट देते हैं टीचर पर, और यहाँ के बच्चे एडमायर भी करते हैं, आपने जैसे कि बताया सर। सर अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, जब बिहार अभी जो खान ग्लोबल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस साल जो रिजल्ट का कुछ हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बस थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए, रिजल्ट्स के डेट आने वाले हैं, आपको दिखेगा कि बहुत शानदार रिजल्ट पहले साल के हिसाब से हम लोगों ने दिया है। ये हमारा पहला साल है जेईई और नीट में, और हम जितना हो सका हम बता रहे हैं आपको, हमारे पास सेट ऑफ टीचर्स भी बहुत कम। उस सेट ऑफ टीचर्स में हमने बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, 8000 बच्चे हमने पढ़ाए पहले साल ऑफलाइन, पहले साल में। और मुझे लगता है कि इस भूमि में, इस माटी में इतना दम तो है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको इस माटी के बच्चे सलाम करते हैं। हम लोग बिना मार्केटिंग के दम पे, बिना टेलीकॉलिंग के दम पे, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के दम पे, और मैं आपका बहुत धन्यवाद कहूँगा सुकेश भाई कि आप आए थे, आपने मेरे ही क्लास में वीडियो भी शूट किया था। तो आप जैसे लोग आगे बढ़ के आते हैं कि नहीं सर हम आपका सपोर्ट करते हैं। राइट सर। जबकि आई एम ओपनली सेइंग फ्रॉम दिस चैनल दैट ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सुकेश जी को बोले पैसे ले लीजिए आप, कुछ नहीं। सुकेश भाई का वो प्रेम है कि नहीं खान सर अच्छा करें तो हम भी उसमें सहयोग अपना भी सहयोग करें, और बिहार के लिए करें, बिहार के लिए कर रहे हैं तो हम वो सहयोग जरूर दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके मदद से हम लोग इतने बच्चे को सर्व कर पाए, और हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा, आप बस देखिएगा। ओके सर, हमारा भी यही उम्मीद है कि पटना एक अलग तरह से छाए नीट जेईई में। बिहार तो हर जगह छाता ही है, नीट जेईई में कोशिश करते हैं कि छाए, और लग रहा है कि उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीद था वो सारे ब्रांड भी बिहार आए हैं। नाम आज मैं नहीं लूंगा, लेकिन सर एक चीज मेरे मन में आ गया सर, मैं आपके साथ वीडियोस बनाया था सर, आपको मैथ्स का पावर स्टार बोलता है बच्चा। ऐसा कैसे सर, क्या बात है? एक्चुअली क्या है कि मैं मतलब ये बच्चे अचानक से जो है पूरा स्पैमिंग करने लगते हैं, अचानक से लाइव चैट में लिखने लगते हैं, यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ, क्लास में बोलने लगते हैं, गाना बजा देते हैं पवन सिंह का। मतलब मुझे क्या है कि सिंगिंग में बहुत अच्छा रुचि है मेरी, और पवन सिंह में बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है, उनका जो गाने का अंदाज है, उनका जो ऑरा है मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है उनकी बहुत सारी चीज़ें हो जो समाज को अच्छी नहीं लगे, मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चे को लगता है कहीं ना कहीं सर का भी भौकाली बिल्कुल वैसा ही है कि पावर एजे से शुरू होला एजे पे खत्म। कभी कभी गुनगुना देते हैं क्लास में, गुनगुना देता हूँ, गाना वाना गा देता हूँ। अच्छा, टीचिंग के अलावा क्या पैशनेट है, आप क्या करते हैं टीचिंग के अलावा पर्सनल लाइफ में? हाँ, जैसे टीचिंग के अलावा बात करी जाए तो मैं लगभग सब कर लेता हूँ। मुझे गाना भी अच्छे से मैं लगता है गा लेता हूँ, कुछ सुनाइए। मैं डांस भी कर लेता हूँ, मैं हर चीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्टिंग भी कर लेता हूँ, शायरी भी बोल लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। अभी सब सुनेंगे एक एक करके। पहले कोई गाना सुनाइए। गाना सुना तो मैं आपको गाना, अब देखिए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में तो एक अच्छा गाना आपको सुनाता हूँ। नहीं, कुछ भी रिलेटेबल सुना सकते थे। तो गाना मुझे कैलाश खेर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कैलाश खेर का एक गाना गाऊंगा, थोड़ा टफ है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई है नम, भूल गया जो तू कैसे जुएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही सूरज तारा, जय जयकारा, जय जयकारा,
स्वामी देना साथ हमारा। एकदम Thank you, सर thank you. अच्छा गाते हैं सर। थैंक यू सो मच। लगता है जब आपको टाइम मिलता है हाँ, तो बस गुनगुना गा लेता लेते हैं। तो सर अब एक क्वेश्चन आ रहा मेरे मन में सर, अब थोड़ा सा कोटा पटना पे बात करते हैं सर। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ दिनों के बाद सुकेश भाई आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप होता नहीं था महाभारत में, इधर से भी तीर चला उधर से भी तीर चला और बीच में बैठ के संजय मजा ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है वो चीज़। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे लगता है इस पे मैं खुल के बोलूंगा। हाँ बिल्कुल सर। सीना ठोक के बोलूंगा। हाँ सर, क्यों नहीं? मैं कुछ चीज़ों में बड़ा क्लियर रहता हूँ, मुझे डर नहीं होता कि मेरा इससे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे एक चीज़ से काफ़ी दुख होता है, बहुत निराशा भी होती है एक बात से कि ठीक है, अगर आपको बड़ा बनना है जीवन में तो अपनी लकीर आप लंबी खींचिए, Right, किसी की लकीर को मत काटिए। राइट। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो आप आइए, आप बेहतर पढ़ाइए, आप मार्केट आपको रिकॉग्नाइज करेगा, बच्चे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर आप आकर ये लिखेंगे कि अब पटना को कोटा बनाना है तो ये गलत है। आप ये बोल सकते हैं कि अब हम ऐसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ाएंगे, लेकिन किसी शहर को आप किसी शहर के जैसा बनाएंगे और वो भी उस भूमि उस माटी की आप बात कर रहे हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय एक समय था जो पूरे दुनिया को शिक्षा दिया करता था। आप वहाँ आकर ये बताएंगे कि अब ऐसा पढ़ाना है वैसा पढ़ाना है तो ये गलत है। कोटा में बच्चे भी हमारे हैं, शिक्षक भी हमारे हैं, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं कोटा में, लेकिन बिहार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोटा के अंदर रहा है। 100%। तो अगर बच्चे हमारे यहाँ पे होंगे, हमारे टीचर्स हमारे यहाँ पे होंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट देंगे। एक चीज के बारे में मैं जरूर कहूँगा कि कोटा में जो बढ़िया है वो क्या है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमें बस पटना में और हम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप बात करें कोटा वर्सेस पटना की तो मैं हमेशा कहूँगा कि पटना विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। यहाँ इस माटी में इतनी ताकत है कि तकदीर बदल देते हैं। तकदीर बदल देते जब शून्य का आविष्कार इस माटी से हो सकता है। जब दशरथ मांझी आप कहते हैं कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत का डेफिनेशन क्या होता है, तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का डेफिनेशन ताजमहल नहीं होता है, मोहब्बत का डेफिनेशन दशरथ मांझी होता है। एक छेनी कि जो एक छेनी हथौड़ी से अपनी प्रेमिका के लिए जो है पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ देता है। तो इस माटी में बहुत ताकत है, किसी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये कहना बंद कर देना चाहिए कि अब पटना को कोटा बनाएंगे। पटना पटना ही है और पटना अपने अस्तित्व से रिजल्ट देगा और ये आप सभी लोग देखेंगे। हम लोग आने वाला 2-4 साल में बिल्कुल गर्व से कहेंगे, ये हमारा पटना है, ये हमारा पटना है और पटना विल बी द निडल ऑफ एडटेक। ये भी आप देख लीजिएगा, निडल होगा पूरे एडटेक का, यहीं से सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। मुझे लगता है सर एक टाइम था कि ध्यान उधर जाता था, लेकिन अभी जो ध्यान है पूरे इस इंडस्ट्री का पटना पे ध्यान है। बिल्कुल है। और आपको क्या लगता है कि कोई यहाँ आएगा, गमछा बांध लेगा, चश्मा लगा लेगा और पूछ देगा का हलवा, तो क्या वो बिहारी हो जाएगा? ऐसा नहीं। आपको यहाँ के सर्व करना होगा और इस माटी का उतना ही रेस्पेक्ट करना होगा। इस बात को कोई भी मत भूलें। हम अगर कोटा में जाएंगे तो हम उस माटी को सरजमीन अपने हाथों से सर पे लगाएंगे और बोलेंगे हम यहाँ पे सर्व करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको ऐसा बनाएंगे इसको वैसा बनाएंगे। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ के ये मत कहिए कि आप पटना को कोटा बनाएंगे। मुझे इस चीज़ से बहुत ऐतराज है। ओके, पटना अपने आप में बेहतर है और जब यहाँ शून्य का आविष्कार हुआ, बिल्कुल, जब यहाँ पे विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे यहाँ था नालंदा विश्वविद्यालय, सब था। आज भी जाते हैं हम लोग, देखते हैं सर, बहुत चीज़ें वहाँ पे अब तो डेवलप हो गया सर। कुछ टाइम के लिए नहीं था वैसा कुछ सर। तो अब सर हम लोग आ जाते हैं बच्चे पर सर। अब जैसे सोच लो सर कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जेई का एक बच्चा हूँ और मुझे जेई का तैयारी करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू यू सर मेरे अंदर क्या क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे जो जरूरी चीज़ मुझे लगता है, मतलब मैं फिर से 2-3 बातें ही मैं करता हूँ। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ कि स्ट्रैटेजी बना लीजिए, ऐसे पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, कॉफ़ी कम पीजिए, चाय ज़्यादा पीजिए, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं मतलब मुख्य बिंदुओं पर बात करूँगा कि देखिए, आपका लाइफ में ना, आपके लाइफ में आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। विज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। अगर आप एक चीज़ की साधना करेंगे तो आपको सब चीज़ हासिल हो जाएगा। यही है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। अगर एक बल्ब जलता है
तो वहां से क्या होता है कि लाइट हर जगह चला जाता है, स्प्रेड हो वो जाता है थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंस। राइट कि अगर आप एक चीज बेहतर करेंगे तो उसका प्रकाश हर चीजों पर जाएगा, राइट सर। और अगर आप सब चीज करेंगे, वो है थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंस, कि सब चीज आप मेहनत कर रहे हैं, सब चीज पे एफर्ट लगा रहे हैं, तब जाके एक चीज हो सकता है हिट करेगा। तो जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आप बाद बाकी हर चीज भूल जाइए। आप बस यही सोचिए, सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते खाते पीते सोते, यही सोचिए कि मुझे यही करना है। आप बीस्ट मोड अपना लीजिए, पागल बन जाइए। नहीं, एक लॉ है, बहुत शानदार लॉ है, कि जो नेचर का लॉ होता है, नेचर में 2 लॉ बड़ा एक्टिवली काम करता है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, राइट सर। और दूसरा है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज अपोजिट। तो आप सुनते होंगे कि 21 दिन में कोई भी चीज वास्तविकता होने लगता है। तो जब आप किसी चीज को पागलों की तरह सोचने लगते हैं ना, तो आपके शरीर से, आपके नाभि से इतना एस्ट्रल रे निकलता है, पूरे ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड उसको अट्रैक्ट करती है, और एक समय आता है जब उसको रेस्पॉन्ड करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज़ है दीवानगी किसी भी चीज़ को करने के लिए, ये सबसे। और दूसरा चीज़ है ट्रस्ट, कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं, उस पर आपको इमेंस ट्रस्ट होना चाहिए। थोड़ा भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं ये गलत है या इससे मेरा नहीं होगा। ट्रस्ट कर लीजिए, आप एक बढ़िया ब्रांड चुनिए और ट्रस्ट कर लीजिए, रिजल्ट होगा ही होगा। और मुझे लगता है दीवानगी अगर आप में है सुकेश भाई, आपको कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी खुद ब खुद बन जाएगा, बनता चला जाएगा। दशरथ मान जी थोड़ी सोचे होंगे कि मुझे इस स्ट्रैटेजी से तोड़ना है, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का लॉ लगाना है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग लगा के पहाड़ तोड़ते हैं, वो आदमी छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया होगा। सोचिए क्या आदमी होगा। क्या जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपके बात से लगा कि जिस चीज के लिए तैयार, उसके अंदर आपके अंदर पैशनेट होना चाहिए, बिल्कुल मुझे करना है कैसे। और अगर हम जिस माटी में हैं, बिहारी बच्चे, हमारे पास ज्यादा संसाधन है भी नहीं, हमारे पास एक ही चीज है, जुनून, और वही हम लगा सकते हैं। राइट सर। आज के टाइम पर सर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं सर। मैं जब बोलता हूँ तो मेरा पैर कांपने लगता है, जब सुनता हूँ तो उस टाइम तो सर मैं सोचता हूँ 2-3 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ कि बच्चे सुसाइड कर लेते। तो इस पे क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, सुसाइड मतलब ये बोलने में भी डर लगता है, मतलब ऐसा शब्द है कि बोलने में सही में दिल को झकझोर देता है। बता देखिए, ये कोई भी बच्चा अगर ये कर रहा होगा तो आप सोचिए उसके पीछे का कितना बड़ा साहस होगा जो इसको ये करा रहा होगा। हम आप ये नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी साहस ही नहीं आएगी। ये तभी हो सकता है जब उसको दुनिया की हर चीज़ों से, मोह माया से वो मुक्त हो चुका है, उसे लगने लगा कि अब मेरे चीज़ का कोई काम का कोई चीज़ नहीं है। और ये कब लगता है? जब उस बच्चे के पास ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करे। हम आप इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है मेरे माँ बाप मेरे से इतना प्रेम करते हैं, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो वो मर जाएंगे। उनका क्या वो बच्चा अगर कर रहा है तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं माँ बाप की चूक है, कि माँ बाप उस बच्चे को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो भी चीज़ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि उस इंसान के पास, उस बच्चे के पास ऐसा कोई जीवन में है नहीं जिससे वो अपनी हर चीज़ें कह पाए। तो हम लोग शुरू से भी ये बात कर रहे हैं कि बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप को हर रोज उस बच्चे से जरूर बात करनी चाहिए और बड़े प्रेम से बात करनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि रिजल्ट क्या होना है क्या नहीं होना है। ऐसा थोड़ी है कि नीट जेईई सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ नहीं और क्या। आज के जमाने में बहुत सारे एग्जाम्पल है, विदाउट कॉलेज ड्रॉपर। अरे आप, हम जिसकी बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, चाहे अलग सर की बात करें, चाहे खान सर की बात, कौन से IITian, कौन से NITian, कौन सा कॉलेज आज हजारों आदमी को, आज कितने लोगों को वो बिजनेस दे, कितने लोगों का घर चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को एकदम ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा ये करे वो करे। वो उनका लाइफ है, वो उनका लाइफ का पाथ है, वो खुद फैसला करेगा भगवान उसे क्या करना है, क्या बनाना है। हमें लगता है बच्चों को हमें बड़े प्यार से डील करना चाहिए, जो एज में है, टीनेजर एज में। मारिए भी आप, ये नहीं बोलो कि मारिए, वो आपका ही बच्चा है, उसे प्यार भी कीजिए, खुल के बात कीजिए, खुल के बात जानिए कि क्या चल रहा है, जानिए क्या हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में भी चला जाए। आप उसे भी बड़े प्यार से डील कीजिए कि वो ऐसी गलती ना करे। तो मुझे लगता है लाइफ में आपका एक अच्छा दोस्त, आपका माँ बाप अगर आपसे खुल के बात करे तो आपको ऐसा कभी थॉट आएगा ही नहीं। ओके सर, बिल्कुल सही बात आपने कहा सर। एक रिलेशनशिप का आपने चर्चा किया, मैं खुल के पूछना चाहता हूँ। अभी के टाइम में आप जाएंगे तो 10 बच्चे में 6 बच्चे का, पता नहीं मेरा ये ग्राफ कम है कि ज़्यादा है, 6 बच्चे का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट होता है, गर्लफ्रेंड बनाता है। क्या कहते हैं इस पर, क्या आपका ओपिनियन है सर? देखिए, इस पर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं बच्चों को। ये उनका हॉर्मोन्स है, जेनेटिक
मतलब क्या ये डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, डिसऑर्डर भी नहीं कह सकते हैं, एक जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक टीनेजर है, अदर जेंडर में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बड़ा ही साधारण सा चीज़ है, कॉमन सा चीज़ है। लेकिन हम आपको मतलब बच्चों को एक ही चीज़ कह सकते हैं कि आप उस उम्र में नहीं हैं कि आप ये फैसला कर पाएं जो आप जिस इंसान को आप चुन रहे हैं वो आपके लिए लाइफ में बेहतर है या नहीं है। बिल्कुल सर। आप इतने, आपके पास एक टीचर है, आपके पास एक कोच है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है कैसे IIT नीट करना है, लेकिन आपके पास कोई कोच नहीं है जो आपको ट्रेन कर रहा है कि किससे इस करना है, किससे इस नहीं करना है। वो आप जो कर रहे हैं वो खुद ब खुद कर रहे हैं, और आप में उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और तैयारी जो कर रहे हैं उसमें आपके साथ एक कोच खड़ा है जिसमें आप गलत नहीं हो सकते। तो आप किसको चुनिएगा? आप उसी को चुनिएगा जिसमें आपके साथ एक ऐसा इंसान खड़ा है जो आपको गलत नहीं होने देगा। तो और दूसरा चीज़ क्या है कि मुझे हमेशा ये लगता है, जो बिहार के बच्चे, खासकर मैं उनके लिए ही बात करता हूँ, और भी देश के कोई भी बच्चे जहाँ भी देख रहे हैं उनको भी कहूँ कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और देखिए हर बच्चे को ना एक गिल्ट जरूर महसूस होता है। कहता है कि एक चोर, सच्चा चोर वही होता है जो चोरी कर ले और पूरे उम्र भर उसको ये पछतावा ना हो कि हमने चोरी किया। जिस दिन उसको एहसास होया हमने चोरी किया है, मतलब वो सच में चोर नहीं है। चोर नहीं है। तो जो भी बच्चा ये कर रहा है उन सारे बच्चों को एहसास होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब वो गलत हैं। तो बेहतर है कि अपने माँ बाप को याद कीजिए, अपने माँ बाप को चेहरे को याद कीजिए जिसके सपनों की वजह से आप यहाँ पे हैं, और आप खुद ब खुद नहीं करेंगे। और बेहतर है कि एक चीज़ को फोकस कीजिए, पढ़िए, दैट्स इट। जो मेरे पॉडकास्ट में टीचर आते हैं, मैं उनसे, क्योंकि हो सकता है बहुत टीचर को मैं भी नहीं जानता हूँ, तो मैं फाइंड करता हूँ कुछ टीचर का, उनसे जानता हूँ उस टीचर के बारे में आप उनको कैसे देखते हैं। सबका अलग अलग कंसेप्शन हो सकता है उनको देखने का, अलग अलग थाउट हो सकता है। तो मैं अभी आपको कुछ टीचर का नाम बोलूँगा, उनके बारे में आपको कुछ बताना, 2 लाइन 1 लाइन जो आपने उससे सीखा है, उनके बारे में जो जानते हैं, आपको जो भी लगे टू बी ऑनेस्ट बताना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ आप अभी जिस संस्था में पढ़ा रहे, उनके डायरेक्टर, उनके MD सर के बारे में, खान सर के बारे में बताइए एक। मतलब खान सर, एक ही मैं लाइन बोलूँगा खान सर के बारे में, द लिविंग लेजेंड। मतलब वो लिविंग लेजेंड, वो मतलब ईश्वरीय शक्ति है उनके पास कुछ ना कुछ, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं पागल हैं, उनके लिए दीवाना है। मैं कोई टीचर ऐसा नहीं देखा हूँ जिसके लिए बच्चे ग्राउंडेड बहुत तरीके से, मतलब अलग तरीके से दीवानगी है उनके लिए। ओके सर। नेक्स्ट MA सर। MA सर, मोहित अग्रवाल सर की अगर बात करी जाए तो मतलब मोहित अग्रवाल को हम लोग बोलते हैं बड़े ही प्यार से पितामह, भीष्म पितामह, क्योंकि मतलब वो जिस उनका मतलब एक वट वृक्ष है वो, मतलब वो उनके अंदर इतने सारे क्वालिटीज़ हैं, इस उम्र में भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, इतने पैशनेट टीचर है कि मैं क्या ही तारीफ करूँ। ओके सर। आप MR सर के भी साथ काम के, फिजिक्स वाले में आप काम करते थे, MR सर से टच में होंगे, तो MR सर के बारे में बताइए सर। MR सर से तो मतलब मैं कहूँगा कई बार मुलाकात भी हो जाती है, और MR सर के बारे में मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बोलूँगा कि ही इज़ टू पैशनेट अबाउट हिज सब्जेक्ट। मतलब अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार करते हैं, और मतलब बच्चों के लिए वो बहुत दीवाने हैं, अलग दीवानगी है उनकी भी। तो और बिहार के हैं, सबसे बड़ी बात है, तो स्मार्टी के हैं, तो मतलब उनके लिए तो अलग ही, स्मार्टी के हैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट है ये। राइट। MR सर से मैं भी मिला हूँ, अलग पैशनेट, अलग लेवल के हैं, पैशनेट टीचर, अब लगता है फिजिक्स से प्यार है बहुत। और नेक्स्ट मुझे नाम जो याद आ रही, अलग पांडे सर। अरे, और अलग पांडे सर, मैं, ये लोग लेजेंड हैं, खान सर, अलग सर, ये दे आर लेजेंड। खान मतलब अलग सर, मैं तो यही कहूँगा कि वो मतलब अलग सर की मैं जर्नी भी देखा, सबने देखा। अलग सर 2-3 साल यूट्यूब से बिल्कुल गायब रहे, लेकिन जब लौटे तो उसी स्टारडम के साथ लौटे। उनका भी बच्चों के बीच एक अलग फैन बेस है, मतलब अलग सर इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत अलग चीज़ है वो। ओके सर। नेक्स्ट मैं इस फील्ड से अलग निकलता हूँ। अच्छा, हाँ। विकास दिव्यकीर्ति सर। वाह। और विकास दिव्यकीर्ति, मतलब मुझे लगता है मैं शायद एक ही टीचर को देखा हूँ सोशल मीडिया पे जिनके बोलने का तरीका सबसे अलग है, बहुत शालीन है, बड़े शांत स्वभाव के हैं, कभी भी किसी भी ज्वलन से ज्वलन मुद्दे को, कंट्रोवर्शियल मुद्दे को भी कितने सरल तरीके से बताते हैं, और बच्चे के बीच उनके लिए भी अलग ही दीवानगी। तो मुझे लगता है कि चिल्लाने से ही या जोर से बोलने से ही टीचर बेहतर नहीं हो सकता है, बड़े शांत तरीके से भी बोलने से आप कितना अच्छा कन्विंसिंग स्किल है, ये विकास दिव्यकीर्ति सर से सीखने को मिलता है। ओके सर। फिजिक्स वाला खान सर, KGS, क्या फिर रिटर्न आएंगे फिजिक्स वाला में? देखिए, यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं अफोर्डेबिलिटी के लिए ही आया हूँ, और अफोर्डेबिलिटी के साथ ही जुड़ा रहूँगा, और आगे किसने देखा, भविष्य किसने देखा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आज हूँ, खान सर के साथ मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत हिम्मत के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ,
और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के उन तमाम बच्चों तक हम लोग पहुँचेंगे जो उस गरीब से गरीब कस्बे का होगा, गरीब से गरीब तबके का होगा, उस बच्चे तक भी हम लोग पहुँचेंगे इसी प्लेटफॉर्म की मदद से। धन्यवाद। बहुत घुमा के सीधा जवाब दे दिया। टीचर है सर, टीचर से कोई जीत नहीं सकता है सर। मैं जब टीचर से मिलता हूँ ना तो मैं सोचता है यार टीचर से तो कोई नहीं जीत सकता। वो डेली 500 बच्चे को डील कर रहा। उनके पास कितने सारे स्टोरी आते होंगे, जब उसको वो डील कर लेते हैं तो हम आपसे। सही बात है। Okay. आप सर क्लास में बहुत देखे हैं कि आप कुछ शायरी यूज करते हैं सर। हाँ। बहुत बच्चे थोड़ा सा इंटरटेन, एक शायरी आज भी हो जाए सर। एक मैं बच्चों के लिए बोलता हूँ शायरी कि आज के बच्चे हैं, क्या होता है कि कई बार जैसे नया मास्टर कोई गया तो उसको देखेगा तो उसको लगता है कि नूब है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कहीं नए लोग से मिलेगा तो उसको लगेगा बिल्कुल नूब है, इससे ज़्यादा तेज हम ही है। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि लपक के चलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, लपक के चलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। बिल्कुल सही बोला। स्टार्टिंग में सबको लगता है यही लगता है मैं ही हूँ। और सर एक आप प्रयागराज में आपके साथ थे सर, स्टेज पे एक लाइन बोले थे सर, याद होगा आपको सर, आज वो दोहराएंगे सर? कौन सा लाइन? पटना में भी बोले थे, बिहार से रिलेटेड। हाँ, वो बिहार वाला एक लाइन था, है ना? हाँ। हम श्रमणायक हैं भारत के, हम मेधा के अवतारी हैं। हम श्रमणायक हैं भारत के, हम मेधा के अवतारी हैं। 100 पर भारी एक पड़े, 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो यही लाइन था और बहुत अच्छा लगता है गर्व से सर। एक टाइम होता है किसी शहर में जाता है तो बोलता है मैं बिहारी नहीं हूँ। सर हम सब ने इस मुहिम को छुड़ा, पूरे बिहार के लोग ने, जबकि अच्छे पोस्ट पे आप जाएंगे तो बिहारी मिल जाएंगे, लेकिन बोलने से डरता है जो नॉर्मल रहता है कि मैं बिहार से। लेकिन सर हम लोग को ये स्टीरियोटाइप को हटाना है। बिल्कुल, हम लोग गर्व से बोले बिहारी से। बिल्कुल, एकदम इस एटीट्यूड में रहना कि बिहारी हैं तो है भाई, हर जगह है भाई। हमारे बिना क्या चलता है बताओ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा सुकेश भाई। मतलब आपसे जब भी मिलता हूँ, आपसे तो लगातार मैं मुलाकात हो ही जाती है, तो जब भी मिलता हूँ मतलब आपसे मिलकर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आता है। बहुत मतलब आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आपको भी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए, क्योंकि आप जो बच्चों के लिए मुहिम चला रहे हैं, आई जस्ट सैल्यूट दिस। थैंक यू सो मच सर। और एक ऐसा चैनल है सर बिहार में कि किसी को बिलीव नहीं होता। मैं 1-2 फाउंडर से बात किया हूँ, उनको एमडी से कोचिंग इंस्टीट्यूट का उतना बड़े बड़े फाउंडर हैं, उनको बोला कि मैं जेईई नीट में काम करता हूँ और किसी चीज़ का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, वो शौक हो जाते हैं भाई तुम कैसे सर्वाइव करो एक ही फील्ड में। सही बात। मैं 4 साल ये मेरा 4था साल चल रहा, मैं जेईई नीट में ही कर रहा हूँ सर। तो ये भी मुझे लगता है कि आप भी वो एग्जाम्पल जरूर बनेंगे बिहार के, जिस पे बाद हम लोग भी कहेंगे कि बिहार से कोई तो था जो ये मुद्दे पर, इस मुद्दों पर, और टीचर्स को इतना ज़्यादा एज दिया है। आपने टीचर्स को बहुत एज दिया है, और मुझे लगता है कि आपने एक नया इंडस्ट्री ही खड़ा किया है पैरेलली टीचिंग के साथ, और आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे भी होंगे, ये पूरा हमें बिलीव है। आई होप ऐसा ही हो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।